हम लोग म्यूटेशन के बारे में बात कर रहे थे और आपने इसके पहले क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस देखा था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। इसके जस्ट पहले हम सबसे पहले आपने जीन म्यूटेशन पढ़ा, उसके बाद फिर आपने क्रोमोसोमल एबेरेशन या म्यूटेशन पढ़ा। अब हम बात करते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन के बारे में। फ्लो चार्ट आपको पहले ही बता दिया गया है। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेज इन क्रोमोसोम नंबर। ये एक तरीके से न्यूमेरिकल चेंज है। क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे बदलेगा, नंबर में बदलाव आएगा। तो एन्यूप्लॉइडी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपको फ्लो चार्ट बनाया गया था, जीनोमैटिक म्यूटेशन में हमने कैटेगरी बना रखा था एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में दो कैटेगरी हमने बनाया था, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपो मतलब कम होना, हाइपो में मोनोसोमी, नलीसोमी, और हाइपर में ट्राइसोमी और टेट्रासोमी हमने बता रखा है। तो वही हम बात करने वाले हैं। तो एन्यूप्लॉइडी, ध्यान से सुनना बेटा, एन्यूप्लॉइडी चेंज इन 1 और 2 क्रोमोसोम नंबर। एक या दो क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा। चेंज करने का मतलब एक या दो क्रोमोसोम नंबर बढ़ भी सकता है, एक या दो क्रोमोसोम नंबर घट भी सकता है, चेंज होना, ठीक है। और चेंज इन क्रोमोसोम नंबर अदर देन द मल्टीपल ऑफ बेसिक सेट। ध्यान देना, क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा लेकिन उसका बेसिक सेट नहीं बदलेगा, प्लॉइडी लेवल नहीं बदलेगा। जैसे आप देखिए, अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, बस एक या दो क्रोमोसोम नंबर उसमें या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन में 2n = 46 है, ठीक है। 2n मतलब क्रोमोसोम दो सेट में है, एक सेट में 23 है, दूसरे सेट में भी 23 है, तो 2n है, 2n = 46 है। तो अगर मान लीजिए एन्यूप्लॉइडी हो रहा है तो डिप्लॉयड में दो ही सेट रहेगा बेटा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर एक या दो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मतलब 2n = 47 हो जाएगा या घट के 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलेंगे उसको हम 2n ही बोलेंगे, प्लॉइडी लेवल नहीं बदलेगा। तो वही है एन्यूप्लॉइडी। चेंज इन 1 और 2 क्रोमोसोम नंबर, एक या दो क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब बढ़ जाएगा या घट जाएगा। या फिर हम बोलते हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर अदर देन द मल्टीपल ऑफ बेसिक सेट। सेट नहीं बदलेगा, बस एक या दो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। प्लॉइडी लेवल रिमेन अनचेंज्ड, कांस्टेंट रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। इट अकर्स ड्यू टू मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। ध्यान देना, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट अकर्स ड्यू टू मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। ये क्या है आप समझिएगा। इट अकर्स ड्यू टू मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है आप समझिए जरा। कंसेप्ट है नॉन डिसजंक्शन। आपने oogenesis पढ़ा होगा, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, वो मियोसिस से होता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो नॉन डिसजंक्शन क्या है बेटा, आपने ये भी पढ़ा है कि मियोसिस में एनाफेज फर्स्ट जो होता है, उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होता है वो अपोजिट पोल पे भागता है। एक क्रोमोसोम उधर भागता है, दूसरा क्रोमोसोम उधर आता है। तो तभी तो जो गैमेट्स बनते हैं ना, उनमें क्रोमोसोम 2n का आधा हो जाता है ना, अपोजिट पोल पे भाग गए थे ना फेज पे, n चला जाता है, आधा हो जाता है। तो नॉन डिसजंक्शन क्या है, जो एन्यूप्लॉइडी नॉन डिसजंक्शन की ही वजह से होता है। जैसे ऑफस्प्रिंग में एक या दो क्रोमोसोम बढ़ जाता है, घट जाता है। नॉन डिसजंक्शन क्या है हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप जरा। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है द फेल्योर, फेल हो गया, द फेल्योर इन द प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ homologous chromosome pair, the failure in the proper segregation of homologous chromosome pair during anaphase first of meiosis first at the time of gamete formation, gametogenesis, so that one gamete may receive one extra chromosome and the other gamete lack one chromosome, resulting in the abnormal chromosome number in the offsprings। अब देखिए नॉन डिसजंक्शन क्या है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं ना, उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन एनाफेज फर्स्ट में होना होता है। मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में उनका सेग्रीगेशन होना होता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाया। जो पेयर था वो प्रॉपर सेग्रीगेट हो ही नहीं पाया, जिससे क्या हुआ, किसी गैमेट में एक क्रोमोसोम कम हो गया। गैमेट n होता है, कम होने का मतलब n- हो गया, मतलब n = 23 होना था ह्यूमन में, तो 22 ही रह गया। इसका मतलब एक क्रोमोसोम कहाँ गया, किसी दूसरे में ज्यादा बढ़ गया होगा।
तो एक में n-1 हो गया, किसी एक में n+1 हो गया। और जब यही गैमेट अपोजिट सेक्स के गैमेट से जब जाके फ्यूज करेंगे, ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होना है, नॉर्मल ही तो होना है। जैसे मान लीजिए स्पर्म n-1 है, वो जाके ओवम से फ्यूज करेगा जो कि नॉर्मल था, n था, तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू n, 2n-1 हो जाएगा, मोनोसोमी हो जाएगा। हम वही बात करने वाले हैं ना, जिससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा फ्यूजन के बाद वो एबनॉर्मल टाइप का होगा। तो आगे हम बात करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप देखेंगे नॉन डिसजंक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा, और जितने भी सिंड्रोम वगैरह हैं, डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल, वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, कोई इंडिविजुअल है ये, ठीक है, ये कोई इंडिविजुअल है और इसमें है 2n = 6। इसको हम मान लेते हैं ये कोई मियोसाइट है। मियोसाइट आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मियोसाइट का मतलब जिस सेल में मियोसिस होना है, ये उगोनिया भी हो सकता है, ये स्पर्मेटोगोनिया भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर भी आपने पढ़ा है। तो आप देखिए, ये आप मान लीजिए ये जो मियोसाइट हमने लिया है ये कोई उगोनिया है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो मियोसाइट है ये कोई उगोनिया है जिसमें 2n = 6 है, ठीक है। तो आप देखिए ये हमने मियोसाइट दिखा दिया जिसमें 2n = 6 है। तो 2n = 6 का मतलब क्या है, एक सेट में 3 क्रोमोसोम, दूसरे में भी 3 क्रोमोसोम। तो आप देखिए 1 2 3, 1 2 3, एक सेट में हमने 3 क्रोमोसोम दिखाया, दूसरे सेट में भी 3, तो 2 सेट में 6 क्रोमोसोम है। 2n मतलब क्रोमोसोम 2 सेट में है और दोनों मिला के 6 है, मतलब n बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो एक सेट में 3, दूसरे में भी 3। अब उगोनिया को मियोसिस से गैमेट्स बनाने हैं, गैमेटोजेनेसिस होना है। तो आप देखें यहाँ पे जरा, यहाँ पे हमने लिख दिया गैमेटोजेनेसिस, इसको मियोसिस से गैमेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जब मियोसिस फर्स्ट था, मियोसिस फर्स्ट के ही टाइम पे बेटा यहाँ पे हो गया एक प्रोसेस जिसका मतलब है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन जो अभी हमने समझाया था आपको, नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हो गया नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर है, आप देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ये 3 पेयर है, तो इसका प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पाया, तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो गया। तो आप देखें 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4, ये बन गया n-1, ये बन गया n+1। बेटा नॉर्मल क्या होता जानते हो, नॉर्मल तब होता जब वो ऐसे बनता, ध्यान देना, जब अगर वो ऐसे बनता इस तरीके से, अगर वो ऐसे बनता ये, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं ना। n में कितना होता, 3 होता, यहां भी n में 3 होता, तब इसको हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल गैमेट्स है। ये गैमेट्स है, गैमेट्स, ये गैमेट्स है, एग सेल है, एग सेल्स गैमेट्स है, क्योंकि ये फीमेल से बन रहा है। अगर ऐसा होता तब हम बोलते हैं नॉर्मल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो गया है, तो नॉन डिसजंक्शन में किसी गैमेट में एक क्रोमोसोम कम हो गया, इसका एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ना ये n-1 हो गया, 4 के बजाय 3 रह गया, और यहाँ पे n+1
1 हो गया, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, 3 वाला नॉर्मल होता। अब आप सोचो, ऐसे आप ह्यूमन का ले लो, ह्यूमन का अगर होता तो हम यहाँ पे 23 पेयर दिखाते ना, वो ज्यादा बड़ा हो जाता, लिखने में दिक्कत होता, इसलिए हमने छोटा सा एग्जांपल ले लिया। तो ऐसे ह्यूमन होता तो 23 दिखाते, n-1 मतलब 22 रह जाता, n+1 मतलब 23 की बजाय 24 क्रोमोसोम हो जाता ना। अब आप ऐसे देखिए बेटा, पहला केस, ये एग सेल है, ये भी एग सेल है क्योंकि फीमेल से बना है। अब इस एग सेल का आप किसी मेल गैमेट से फ्यूजन कराओगे, जाहिर सी बात है। तो ये बताइए, ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, इस मेल गैमेट से इस एग सेल का हो गया फ्यूजन। ये वाला जो एन है ना, ये स्पर्म है, मेल गैमेट है, इस मेल गैमेट से इस एग सेल का फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, 2n-1। सिंपल सी बात है, 2n-1 हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा केस देखिए, जो स्पर्म है, स्पर्म को हम यहाँ पे पिंक कलर वाले मार्कर इससे चौक से दिखा रहे हैं। तो ये देखिए बेटा, ऐसा हो सकता है कि स्पर्म भी n-1 वाला रहा हो, नॉन डिजंक्शन से वो भी बना था, उसमें भी डिफेक्ट था, एक क्रोमोसोम कम था, और इसी से ये वाला जो फीमेल गैमेट है इसका हो गया फ्यूजन। तो ऑफस्प्रिंग क्या हो गया, 2n-2 हो गया। ये स्पर्म था, ये स्पर्म था, और ये ना, ये है ओवम या एग सेल, ओवम या एग सेल है ये। अब बताइए, तो ये बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, 2n-1 को क्या बोलते हैं, मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम कम। अगर ह्यूमन है तो 46 के बजाय 2n बराबर 46 होना था, -1 मतलब 45 क्रोमोसोम ही रह जाएगा ना। तो इसको, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी बोलते हैं। और मोनोसोमी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हम बता दें आपको, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप दूसरा देखें, तो ये यहां से हम पार्टीशन कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो समझने में। दूसरा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हो गया 2n-2। इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर अच्छा एग्जाम्पल नहीं, जो बढ़िया एग्जाम्पल हम वहीं पे ले रहे हैं। तीसरा आप देखें, तीसरा केस हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे बेटा, ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है, और इस स्पर्म से इस फीमेल गैमेट का, ये जो एग सेल है ना, एग सेल, ये एग सेल, इस एग सेल का आके यहाँ पे फ्यूजन हो गया, इसका इससे हमने करा दिया। तो ये क्या था, n+1 था। तो बताइए क्या बन गया, 2n+1। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ना, उसमें एक क्रोमोसोम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये कौन सा केस है, ये मोनोसोमी था, ये 2 क्रोमोसोम कम होता है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं नलीसोमी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम बढ़ा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी बोलते हैं। और ट्राइसोमी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल हम इसके बता देते हैं आपको, ट्राइसोमी के एग्जाम्पल्स। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम, या इसको हम जैकब सिंड्रोम बोलते हैं, जैकब सिंड्रोम, क्रिमिनल या जैकब सिंड्रोम बोलते हैं। एक है पटाउ सिंड्रोम, एक होता है एडवर्ड
एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारे ह्यूमंस में होने वाले सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम। हम सबके बारे में भी बात करेंगे, जितना सिंड्रोम बताया ना सबके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एक केस हम आपको और दिखाते हैं, देखिए आप, एक चौथा कंडीशन ये है कि जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, ये स्पर्म था ना, जो स्पर्म है वो भी नॉन डिजंक्शन से बना था, तो उसमें भी ना पहले से ही N+1 वाला कंडीशन था, और इसी से आके ये वाला इस वाले एग सेल का फ्यूजन हो गया, इस वाले एग सेल का N+1 वाले का। अब बताइए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, 2N+2। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, ये स्पर्म था, ये ओवम था, एग सेल था, तो ये भी एग सेल था, एग सेल ये ओवम, तो बेटा इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रासोमी, टेट्रासोमी। इस कंडीशंस को हम बोलते हैं टेट्रासोमी। एक कंडीशन आप यहां पे और देखें, एक कंडीशन आप यहां पे देखिए, पांचवा और अंतिम कंडीशन। मान लीजिए कि जो मेल गैमेट था, मान लीजिए मेल गैमेट बिल्कुल नॉर्मल था और फीमेल गैमेट भी बिल्कुल नॉर्मल थी, ये स्पर्म है और ये ओवम है। ध्यान देना बच्चों, आप एज्यूम कर लो कि बोथ गैमेट्स आर नॉर्मल, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, आप ये मान लो। अब जब इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, 2N, ये बना, जो ऑफस्प्रिंग बना वो ऑफस्प्रिंग होगा 2N, तो ये बनेगा नॉर्मल ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ना वो नॉर्मल होगा। तो एक काम करते हैं हम एक एक करके ना सभी जितने भी यहाँ पे सिंड्रोम है, एक एक करके हम सभी सिंड्रोम के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट के अंदर एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिएगा, ये मियोसाइट है। मियोसाइट का मतलब जिस सेल में मियोसिस होना है, oogonia हो सकता है, स्पर्मेटोगोनिया हो सकता है, आप कोई सा भी ले लो। मान लो इसमें 2n = 6 क्रोमोसोम है, 6 है। 2n मतलब क्रोमोसोम 2 सेट में, 1 2 3 एक सेट, 1 2 3 दूसरा सेट, एक सेट में 3 दूसरे सेट में 3। आप ऐसे ह्यूमन का भी ले लो, लेकिन ह्यूमन लेंगे तो हम बड़ा सा गोला बनाना पड़ेगा, उसमें 23 46 क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम खर्च होगा। तो आप सिंपल सा समझ लो। अब इसमें ना ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल में गैमेटोजेनेसिस होना है, मियोसिस से गैमेट बनेगा, और मियोसिस फर्स्ट में हो गया नॉन डिजंक्शन। नॉन डिजंक्शन का मतलब क्या था, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर थे, 3 पेयर थे, ह्यूमन में 23 पेयर हैं, इनका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो ही नहीं पाया, इम्प्रॉपर तरीके से हो गया, और जिससे किसी गैमेट में, किसी एग सेल में oogonia है तो एग सेल होगा, स्पर्मेटोगोनिया होता तो ये स्पर्म होता, जिससे किसी सेल में एक क्रोमोसोम कम हो गया और किसी सेल में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, किसी में क्रोमोसोम कम हो गया, किसी में एक क्रोमोसोम बढ़ गया। और यही गैमेट, यही फीमेल गैमेट जब बनेंगे और जब ये मेल गैमेट से जाके फ्यूज करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, नॉर्मल ही तो रहेगा। तो देखिए इसमें स्पर्म नॉर्मल था मान लीजिए, तो ये जो फीमेल गैमेट इससे फ्यूज करेंगे तो 2n-1 हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, अभी हम बात करने वाले हैं। दूसरा केस देखिए, हम कह रहे हैं स्पर्म में डिफेक्टेड था, N-1 वाला था, और उससे ये N-1 वाला फीमेल गैमेट फ्यूज किया तो क्या हो गया 2n-1। इसको बोलते हैं नलीसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या है, ओरिजिनल डिप्लॉयड सेट में, ध्यान देना, मोनोसोमी का मतलब है ओरिजिनल डिप्लॉयड सेट में एक क्रोमोसोम का कम होना, मतलब 2n = 46 है तो 45 हो जाना। और नलीसोमी का मतलब है 2 क्रोमोसोम कम हो जाए ओरिजिनल डिप्लॉयड सेट में, 2n-2 है तो मतलब 46 के बजाय 44 हो जाए, लेकिन प्लॉइडी लेवल अभी भी डिप्लॉयड ही है, प्लॉइडी लेवल नहीं बदलता, क्रोमोसोम 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ जाता है या घट जाता है। इसमें देखिए मेल गैमेट नॉर्मल था, फीमेल गैमेट N+1 वाली थी,
तो यहाँ पे ना जो ऑफस्प्रिंग होगा 2n+1, एक क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में बढ़ गया 2n+1, ओरिजिनल डिप्लॉयड सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ने मतलब 47 क्रोमोसोम हो गया, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का एग्जांपल है क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम या जैकब सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। अभी एक एक करके सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। चौथा केस देखिए, हम कह रहे हैं मेल गैमेट भी ना n+1 वाला रहा होगा, नॉन डिजंक्शन से बना था, और फीमेल गैमेट भी वही है, तो ऑफस्प्रिंग में 2n+2, ओरिजिनल डिप्लॉयड सेट में 2 क्रोमोसोम बढ़ गया, यहाँ पे 1 बढ़ा था, यहाँ पे 2 बढ़ा, 2 बढ़ने को बोलते हैं टेट्रासोमी ये। और पांचवा केस देखिए, पांचवा केस एक ये है कि मेल गैमेट भी नॉर्मल था, फीमेल गैमेट भी नॉर्मल थी। अगर ऐसा है कि मेल गैमेट भी नॉर्मल है और फीमेल गैमेट भी नॉर्मल है, तो जाहिर सी बात है 2n बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो बेटा इसको हम यहां से हटा रहे हैं, तो आप सोचें इसको अगर हमको दिखाना हो ना, आप कॉपी में बना लीजिएगा, जहां जहां हमने लिखाया था ना उसी के नीचे, जैसे हमने 5 1 2 3 4 5 केस हमने लिए हैं, तो आपको ऐसे करना क्या है, ऐसे नीचे ना जहां हमने मिटाया है आप वहीं अपने कॉपी में उसी के नीचे ऐसे 5 गोले बना लेना, और 5 गोले आप बना लेना। और बताइए ये पहला वाला एक क्रोमोसोम कम है, तो आप कैसे दिखाओगे इसको? देखिए ये नॉर्मल होता, ठीक है, ये नॉर्मल होता, लेकिन एक क्रोमोसोम हमको कम दिखाना है, तो ये देखिए ये 2n-1 हो गया, देख रहे हैं आप ना, ये 2n-1 हो गया। अगर ऐसे है तो ये नॉर्मल था, अब इसमें हमको 2 क्रोमोसोम कम करना है, ठीक है, तो 1 2, ये 2 क्रोमोसोम इसमें कम हो गया, आप देखिए ना, ये 2 क्रोमोसोम इसमें कम हो गया। अगर ये आप देखिए 2n+1, ये हमको यहां पे दिखाना है, तो ये है एक क्रोमोसोम इसमें ये बढ़ गया, तो 2n+1 ओरिजिनल डिप्लॉयड सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ गया। यहां पे देखिए ये नॉर्मल है, ये 2 क्रोमोसोम यहां पे बढ़ गया, और ये एकदम नॉर्मल है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं। एक एक करके हम सिंड्रोम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लेते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम क्या है हम आपको बता दें। ये एक्चुअल में ना ये अकर्स इन फीमेल्स, ये फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं होता, फीमेल्स में होता है। टर्नर्स फीमेल्स होती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें अकर्स ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल है तो कब हुआ होगा, oogenesis के टाइम पे, स्पर्मेटोजेनेसिस मत बोल देना, फीमेल है ना, वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग oogenesis। तो आप देखेंगे ना इसका पता ही है 2n-1, ये तो आप बताइए 44 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस XX, ये नॉर्मल फीमेल होती तभी जाके 44, 45, 46 क्रोमोसोम होता। तो यहाँ पे क्या हुआ ना,
एक एक्स क्रोमोसोम का नॉन डिजंक्शन हो गया, एक्स नॉट, ये एक्स जीरो, तो इसमें ना टोटल 45 क्रोमोसोम्स रहते हैं बस, तो इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम कम हो गया ना ओरिजिनल डिप्लॉइड सेट से। ये सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स जो टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल्स होते हैं उनमें क्या सिम्टम होता है, आप देखेंगे एक तो ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, स्टेराइल फीमेल्स, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं, लैक करता है, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। इनमें होता है रूडिमेंट्री ओवरी, जो ओवरी होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, डिजेनरेट टाइप का होता है। जब ओवरी नॉन फंक्शनल है तो फर्टाइल कैसी होंगी? और नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होता है, तभी स्टेराइल फीमेल्स हैं। और आपको पता है जब एक्स क्रोमोसोम एक ही है तो बार बॉडी कितना होगा इनमें? 0 होगा ना, 0 बार बॉडी इनमें एक भी नहीं होगा। तो ये होती है टर्नर फीमेल्स होती हैं ये। दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं, इसके बाद दिस इज द टर्नर सिंड्रोम। लिख लें आप लोग। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है ये आप देखेंगे ना, ये इन मेल्स, ये मेल्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा किसकी वजह से था, किसका एग्जांपल था ये? ट्राइसोमी का एग्जांपल था, याद है आपको ना। तो अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम का ट्राइसोमी हो जाता है। ट्राइसोमी मतलब एक्स्ट्रा आ जाता है, बढ़ जाता है, वन ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो आप देखेंगे 44 ऑटोसोम है, प्लस मेल क्या होता है? XY होता है। ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। तो बेटा यहाँ पे ना एक एक्स क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ गया, ये XY हो गया यहाँ पे। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 47 क्रोमोसोम्स। तो एक एक्स क्रोमोसोम आ गया। अब बताइए मेल है कि फीमेल है? ध्यान देना यहाँ पे, कंसेप्ट देखो, ये मेल है कि फीमेल है? देखिए वाई क्रोमोसोम है तो फीमेल तो हो नहीं सकती बेटा, वाई, फीमेल में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, मेल में एक्स और वाई दोनों होता है, तो ये मेल ही है। लेकिन आप देखें ये XY ना, XY ये मेल है, अब ये XX फीमेल है। अब देखिए XX फीमेल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेल में ही XY में ही ना XX फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, मेल में फीमेल के कैरेक्टर आ जाना, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना। तो आप देखिए जरा, तो सिम्टम क्या है हम आपको बता दें। सिम्टम्स ये मेल में होता है, फीमेल में नहीं। सिम्टम्स है लॉन्ग बॉडी स्ट्रेचर, लॉन्ग बॉडी स्ट्रेचर, ये भी आप देखेंगे ना, ये भी स्टेराइल मेल्स होते हैं, लॉन्ग बॉडी स्ट्रेचर होता है इनका। इसमें एक कंडीशन होता है गाइनेकोमेस्टिया, गाइनी, मेल में ना फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे। ओवरऑल ये आप देखोगे, ओवरऑल तो ये रहते मेल ही है क्योंकि वाई क्रोमोसोम है। तो आप देखेंगे ओवरऑल मैस्कुलिन मतलब मेल, ओवरऑल मेल मैस्कुलिन
कैरेक्टर्स या डेवलपमेंट, बट ऑल्सो फेमिनिन या फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप, like breast development like breast development। तो इसको हम बोलते हैं बेटा गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है फीमेल कैरेक्टर्स इन मेल्स में फीमेल के कैरेक्टर आ जाए, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम क्या है? मेल में होता है, किसी एक एक्स क्रोमोसोम के ट्राइसोमी की वजह से होता है। ये नॉर्मल मेल था, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया है। तो ये बताइए, सेक्स क्रोमोसोम बढ़ा है, सेक्स क्रोमोसोम, और यहाँ फीमेल में ना पहले वाले में एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम कम हुआ था। ऑटोसोम में फर्क नहीं पड़ा था, ऑटोसोम 44 का 44 ही था और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो जो क्लेनेफिल्टर है इसका सिम्टम क्या होता है? लॉन्ग बॉडी स्ट्रेचर, बड़े लंबे चौड़े से दिखते हैं। ऐसे जो मेल होते हैं, मेल में ही होता है, फीमेल में नहीं, तो ऐसे मेल बड़े लंबे चौड़े दिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी लंबा सा दिखे, अच्छा गायनेकोमेस्टिया, ऐसा नहीं है, ये मत सोचना। तो लॉन्ग बॉडी स्ट्रेचर है, स्टेराइल मेल्स होते हैं ये। ओवरऑल क्योंकि वाई क्रोमोसोम है तो ये है तो मेल ही, लेकिन क्योंकि डबल एक्स है तो इसमें फीमेल कैरेक्टर भी आ जाता है, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, इसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं ना। अगला हम स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल या जैकब सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है बेटा ना, ये भी मेल्स में होता है, इन मेल्स। इसमें होता है ट्राइसोमी ऑफ वाई क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आप देखिए 44 ऑटोसोम होता है प्लस XY, ये नॉर्मल मेल होते हैं, आपको पता है। नॉर्मल मेल 46 क्रोमोसोम में नॉर्मल है, लेकिन एक क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, XYY हो जाता है। तो टोटल कितना? 47 क्रोमोसोम। मतलब ये जो मेल में होता है तो ये प्रोसेस कब हुआ होगा? oogenesis के टाइम पे या स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे? मेल है ना, तो मेल में ये प्रोसेस मेल से ही डिफेक्ट आया है, फादर से डिफेक्ट आया, मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे ऐसा हुआ होगा। तो आप देखें जरा, तो ये एक्चुअल में जो क्रिमिनल सिंड्रोम वाले होते हैं ना, ये बड़े एग्रेसिव टाइप के होते हैं, ये एंटी सोशल होते हैं। इनमें आप देखेंगे ना क्रिमिनल टेंडेंसी होता है, बड़े गुस्सैल टाइप के होते हैं। वाई क्रोमोसोम जो होता है ना, मेल कैरेक्टर को दिखाते हैं, मेल कैरेक्टर को। 2 वाई है इसमें, मेल कैरेक्टर, और मेल तो वैसे भी फीमेल की तुलना में थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, और 2 वाई क्रोमोसोम होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव हो जाते हैं। कोई कुछ भी बोल देते तुरंत उसको मार देंगे वहीं पे ही, बड़े ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाता है उनमें, ये है। चौथा है पटाउ सिंड्रोम। यहाँ पे बेटा occurs due to trisomy of 13th क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 13, जो 13वां क्रोमोसोम है। और आपने पढ़ा है कि 22 पेयर तो ऑटोसोम है,
मतलब यहाँ पे जो ट्राइसोमी होता है किसका होता है, ऑटोसोम का, ऑटोसोम का। जबकि यहाँ सब में क्या हो रहा था, Y का, पीछे वाले में X का, सेक्स क्रोमोसोम का हो रहा था। तो कैसे दिखाएंगे हम यहाँ पे, 44 के बजाय हम कितना दिखाएंगे, 45 ऑटोसोम प्लस XX या फिर XY जो भी रहा हो ना वो दिखा देंगे, टोटल 47 क्रोमोसोम होगा। ऐसे पांचवा एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, यहां पे ना ट्राइसोमी होता है अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम नंबर 18 है ना उसका ट्राइसोमी हो जाता है। मतलब ये भी ऑटोसोमल ट्राइसोमी से बनता है, ऑटोसोम का होता है। यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर ट्राइसोमी है तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। मतलब 45 ऑटोसोम प्लस XX या XY जो भी है। एक अंतिम है, इन सब का सिम्टम जानने की जरूरत नहीं, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आता है। एक अंतिम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसका सिम्टम जानना जरूरी है, 6 वाला, छठा वाला। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इसको हम मंगोलियन इडियोसी भी बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा होता है वो बड़ा इडियट टाइप का रहता है, इडियट टाइप का रहता है। उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा रहता है, दिखने में उसका फिजिकल अपीयरेंस बड़ा अजीब सा रहता है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, रिटार्डेड रहता है ना, इसलिए मंगोलियन इडियोसी बोलते हैं। मंगोलिया कंट्री है तो वहाँ पे ज़्यादा मिलते होंगे। तो इसका डिस्कवरी किया था, डिस्कवर्ड बाई या डिस्क्राइब्ड बाई, डिस्कवर्ड या डिस्क्राइब्ड बाई एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैंगडन डाउन। उसी के नाम पे पड़ गया यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन, उसी के नाम पे पड़ गया डाउन सिंड्रोम। तो बेटा आप यहाँ पे देखेंगे ना, जो डाउन सिंड्रोम होता है इसका जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स आपको ना बड़े अजीब वाले मिलेंगे। मतलब आदमी एकदम पागल सा, मेंटली रिटार्डेड सा आपको दिखेगा, मेंटली डिस्टर्ब टाइप का रहेगा, पागल सा दिखेगा आपको। तो इसका सिम्टम हम आपको बता दें। तो इसमें आप देखेंगे ना, तो सिम्टम के पहले हम बता दें, यहाँ पे जो मोनोसोमी होता है ना, मोनोसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, और 21st भी आपको पता है कि क्या है, ऑटोसोम है, ऑटोसोम है। तो आप देख लीजिए कि 44 ऑटोसोम होना था, लेकिन यहाँ पे उसका क्या हो गया, मोनोसोमी हो गया। ठीक है, सॉरी गलती से मोनोसोमी हमने लिख दिया, ट्राइसोमी लिखना था हमको, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो नॉर्मली 44 ऑटोसोम होता है, तो 44 के बजाय 45 हो गया, यहाँ पे 45 ऑटोसोम हो गया प्लस, अब बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है यार, तो XX भी हो सकता है या फिर XY भी हो सकता है। ये केस रहेगा तो बेटी होगी, ये रहेगा तो बेटा होगा। कितना, 47 क्रोमोसोम्स हो गया ऑफ स्प्रिंग में। अब आप देखिए ट्राइसोमी ऑफ 21st, ऑटोसोम का यहाँ भी ट्राइसोमी हुआ है। तो देखिए इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स आप बड़े अजीब सा देखोगे इसके। जो ऑफ स्प्रिंग होगा, हम आपको बताएं बेटा, वो बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर भी नहीं पाता है। आप देखेंगे ना, वो इवन टीन एज आने के पहले ही हमको लगता है वो निपट जाता है, उसके पहले ही मर जाता है। 10-12 साल तक ही मैक्सिमम सरवाइव करता होगा, आगे मर जाता है वो, क्योंकि इतना ज्यादा उसके डिजीजेज हो जाते हैं, इतनी बीमारियां हो जाती हैं, उसी से वो मर जाता है। तो आप देखोगे जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन मेंटली वो डाउन ही रहता है। सिम्टम क्या है, उसका हाइट बड़ा कम होगा। आप देखेंगे ना,
10 साल का भी रहेगा तो उसका हाइट बहुत कम रहेगा, जितना नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं रहेगा, तो प्रॉपर उसका हाइट नहीं होगा। स्मॉल राउंड हेड, उसका हेड जो है बड़ा गोल सा होगा, गोलू गोलू गोलू, स्मॉल राउंड हेड होगा। चेहरा बिल्कुल फ्लैट होगा, जैसे पहाड़ी लोग नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट चेहरा होगा। आंखें एकदम उभरी हुई होंगी, बल्जिंग आईज होंगी। उसका जो जीभ है, जीभ में से फरो बना होगा, गड्ढा बना होगा, और जीभ बाहर की तरफ, ऐसे जीभ बाहर की तरफ होगा, जीभ में ऐसे गड्ढा बना होगा, फरो बना होगा, जीभ बाहर की तरफ प्रोट्रूड रहेगा, बाहर निकला रहेगा, उसमें गड्ढा रहेगा। उसका जो हथेली है ना, हथेली बहुत चौड़ा होगा। अब पक्का आप अपना भी हथेली चेक करे होंगे, कहीं अपना तो चौड़ा नहीं है। तो उसका जो ब्रॉड है ना, मतलब उसका जो पाम है बड़ा ही ब्रॉड होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन चौड़ा होगा, चौड़ा ही ज्यादा होगा, ब्रॉड पाम होगा। उसमें कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, उसमें जो क्रीज होगी, रेखाएं होंगी, कुछ अलग ही तरीके से होंगी। और वो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली वो रिटार्डेड होगा, मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब होगा। उसमें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होगा, डिजीज होगा, मतलब बाई बर्थ उसके हार्ट में डिजीज होगा, हार्ट में छेद होगा, ऐसे इस टाइप का होगा। और वो सरवाइव नहीं कर पाता है, 10-12 साल तक में ही ना वो मर जाता है, आगे सरवाइव करेगा नहीं। अगर सोचो सरवाइव करता, ये मान लीजिए उसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते, तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाते ना। तो सिम्टम हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ क्या होगा, स्मॉल राउंड हेड, पार्शियली ओपन माउथ, फरोड, फरो मतलब गड्ढा, फरोड एंड प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूड मतलब बाहर निकला हुआ, प्रोट्रूडिंग टंग, जीभ बाहर निकला हुआ होगा, उसमें गड्ढा बना होगा। कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल मतलब बाई बर्थ, सिंस बर्थ, जन्मजात। हार्ट डिफेक्ट, बाई बर्थ हार्ट डिफेक्ट होगा, हार्ट में डिजीज होगा, उसके दिल में छेद होगा। शॉर्ट बॉडी स्ट्रेचर, बहुत छोटे होंगे ये, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा इनका। स्टेचर, शॉर्ट बॉडी स्ट्रेचर। इसके अलावा आप देखेंगे ना, इसमें फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली रिटार्डेड होंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगा इनका, पागल टाइप के होंगे ये। और आप देखेंगे ना, इनकी जो आंखें होंगी वो उभरी हुई होंगी, बल्जिंग आइज, मतलब उभरी हुई आंखें, बल्जिंग आइज होंगी। तो ये सर्वाइव भी ज्यादा नहीं कर पाते, इडियट टाइप के, तभी बोल दिया मंगोलियन इडियोसी, इडियट टाइप के होते हैं ये। ये भी हमको लिखना था, ब्रॉड पाम, ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, पाम क्रीज मतलब हथेली चौड़ा होगा और उसकी जो रेखाएं होंगी, क्रीज होंगी ना, पिच होगा, वो कुछ अलग हिस्सा ही उनका होता है। तो ये तो हो गया एन्यूप्लॉडी। आगे हम बात करते हैं, तो एन्यूप्लॉडी में हमने आपको मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी दिखा दिया और डिजीजेस भी दिखा दिए। एनसीईआरटी में यही लास्ट में दिया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमने यहीं पे आपको दिखा दिया। तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे, एनसीईआरटी जरूर एक बार देखना, भले ही नोट से अच्छा एनसीईआरटी ना लगे आपको, ये ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा इजी लगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी फिर भी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे ना, उसमें डायग्राम भी बना है डिजीज का, तो डायग्राम में क्या क्या लिखा है, क्या क्या लेबलिंग है, वो भी पढ़ लेना, क्वेश्चन में आ सकता है सिम्टम में ना, तो वो भी आपको देखना है।
तो आगे हम यहाँ पे दिखाते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी ये भी जीनोमैटिक म्यूटेशन में ही है। जीनोमैटिक म्यूटेशन में हमने दिखाया था ना एन्यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी, तो हम यूप्लॉइडी में आ गए। तो यूप्लॉइडी में क्या होगा बेटा, एन्यूप्लॉइडी में क्या हुआ था, एक या दो क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया था या तो घट गया था, प्लॉइडी लेवल वही रहा था, प्लॉइडी लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक या दो क्रोमोसोम नंबर, ध्यान देना, एक या दो क्रोमोसोम नंबर या तो बढ़ जाएगा, सॉरी यहाँ वहां पे क्या होता है एन्यूप्लॉइडी में एक या दो क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया था या तो घट गया था। यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा सेट ही बदल जाएगा। क्रोमोसोम 2 सेट में है तो जैसे 3 सेट हो गया, 4 सेट हो गया, मतलब पूरा सेट ही बदल जाएगा, प्लॉइडी लेवल ही बदल जाएगा। और जब प्लॉइडी लेवल ही बदल गया तो क्रोमोसोम नंबर तो बढ़ ही जाएगा ना। जैसे मान लीजिए n = 23 है, n बराबर 23 है, एक सेट है क्रोमोसोम का, उसमें 23 क्रोमोसोम है, तो 2n = 46 हो गया। जब सेट ही बदल गया, 2 सेट हो गए, तो क्रोमोसोम भी तो बदल ही जाएगा ना। तो यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा, लेकिन एक या दो नहीं, पूरा सेट ही बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूप्लॉइडी इसको बोलते हैं। तो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इन द मल्टीपल ऑफ, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इन द multiple of basic set, that is ploidy level। प्लॉइडी जानते हैं ना, क्रोमोसोम का सेट, एक सेट है तो हैप्लॉइड, 2 सेट है तो डिप्लॉइड, 3 है तो ट्रिप्लॉइड, 4 है तो टेट्राप्लॉइड, 5 है तो पेंटाप्लॉइड, ऐसे ना, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, ऐसे सेट प्लॉइडी लेवल। दैट इज basic set, that is ploidy level get changed, प्लॉइडी लेवल ही बदल गया। और जब क्रोमोसोम का सेट ही बदल गया, प्लॉइडी लेवल ही बदल गया, तो क्रोमोसोम नंबर तो बदलना ही बदलना है। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन यही तो था, क्रोमोसोम का नंबर बदलना। एक दो ऐसे बदल गया तो वो एन्यूप्लॉइडी है, और प्लॉइडी लेवल में बदल रहा है तो वो यूप्लॉइडी है। तो ये जो यूप्लॉइडी है, एनसीईआरटी का लाइन लिखा रहे हैं, इट occurs due to variations in haploid set of chromosomes, haploid set of chromosomes। It occurs due to variations in one or more set of chromosomes। ध्यान देना, it occurs due to variations in one or more set of chromosomes। ये क्रोमोसोम के एक या दो सेट के बदलने की वजह से होता है। एक या दो क्रोमोसोम नहीं बदल रहा है, बल्कि पूरा का पूरा सेट ही बदल रहा है, उसकी वजह से होता है। तो ये जो यूप्लॉइडी है, यूप्लॉइडी में हम पीछे आपको बता रखे हैं 2 चीज, एक तो मोनोप्लॉइडी, याद है ना, और एक हैप्लॉइडी, हम बता चुके हैं आपको। तो एक टर्म यूज होता है बेटा पॉलीप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में ही हमने बताया था 2 चीज, यूप्लॉइडी जो होता है ना, इसमें हमने 2 चीज बताया था, 2 टाइप्स। एक हमने बताया था हैप्लॉइडी, और दूसरा हमने बताया था पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी ये हम आपको पीछे लिखा चुके हैं, फ्लो चार्ट में बना चुके हैं। हैप्लॉइडी को एन से दिखाते हैं, और इसको हम मोनोप्लॉइडी भी बोल रहे हैं, लेकिन मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी में डिफरेंस है, अभी हम बताएंगे। तो इसको हम ना एक्स से दिखा देते हैं, एक्स, स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स, कैसे भी आप दिखा दो, इसको हम एक्स से दिखा देंगे। तो आप देखिए, यूप्लॉइडी हमने 2 टाइप का दिखाया, हैप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है, और हैप्लॉइडी और मोनोप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है, एक एक करके हम बात करते हैं। अच्छे से आपको समझना है कंसेप्ट, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना आप लोग। आप अगर एक बार में कुछ कम समझ में आ रहा है तो दोबारा से प्ले करके आप देखो, बैक करके, फॉरवर्ड करके आप देखो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो आप देखें बेटा, मोनोप्लॉइडी, ठीक है,
मोनोप्लॉडी का हम जो सिंबल लेते हैं वो एक्स लेते हैं, एक्स। और हैप्लॉडी को हम एन से दिखाते हैं, एन। तो देखिए जरा दोनों का डेफिनेशन आप देखिए, दोनों का डेफिनेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। मोनोप्लॉडी क्या है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। हैप्लॉडी का मतलब क्या है? आधा क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिनल डिप्लॉयड सेट का आधा क्रोमोसोम। तो क्या है? हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितना भी हो उसका आधा, चाहे वो डिप्लॉयड हो या टेट्राप्लॉयड हो, हेक्साप्लॉयड हो, उसका आधा क्रोमोसोम जो होगा ना वो हैप्लॉडी है, और एक सिंगल सेट जो होगा वो मोनोप्लॉडी है। एग्जांपल लेंगे, आपको बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो सबसे खास बात है यहाँ पे, जो सबसे खास बात है हम नोट करके लिखा दें, आपको इंपॉर्टेंट है, इन डिप्लॉयड organisms both are same, both monoploidy and haplody are same, both ये दोनों, both monoploidy and haplody, both monoploidy and haplody are same, एक ही बात है, but different in polyploid organisms। ध्यान देना। आप बोलोगे सर, आप पूछेंगे सर मोनोप्लॉडी और हैप्लॉडी दोनों बात एक ही है कि अलग है? सिंबल अलग है बेटा, तो एक ही बात कैसे होगा? तो एक बार बताएं, अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, उसमें क्रोमोसोम 2 सेट में, जैसे इंसान, आदमी डिप्लॉयड है ना, क्रोमोसोम 2 सेट में है, 2n है, 2n, अगर इंडिविजुअल 2n है, 2n वाला है, तो हैप्लॉडी और मोनोप्लॉडी दोनों बात एक ही है, सेम है। लेकिन अगर इंडिविजुअल पॉलीप्लॉयड है, मतलब क्रोमोसोम 2 से अधिक सेट में है, टेट्राप्लॉयड है, हेक्साप्लॉयड है, जैसे 4n वाला है, 6n वाला है, इस टाइप का है, तो बेटा दोनों का मतलब वहां पे अलग है। बोथ हैप्लॉडी एंड मोनोप्लॉडी आर डिफरेंट, यहाँ पे हमने लिख दिया ना, बट डिफरेंट इन पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म्स। एग्जांपल हम ले रहे हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए, हम एग्जांपल बड़ा अच्छा लेके आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप देखिए, एग्जांपल है कॉमन ब्रेड व्हीट, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, कॉमन ब्रेड व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, बड़ा अच्छा एग्जांपल हम ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम जो अपना कॉमन ब्रेड व्हीट होता है, ये हेक्साप्लॉयड है बेटा, हेक्साप्लॉयड, ये हेक्साप्लॉयड होता है। इसमें 6x इक्वल टू 42, 42 क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान देना, 6x, n नहीं x, इक्वल टू 42 क्रोमोसोम, ठीक है। तो 6x का मतलब क्या है? क्रोमोसोम 6 सेट में है, ध्यान देना 6 सेट में है, और इसमें 42 क्रोमोसोम है। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 42/6, तो x बराबर कितना? 7, x बराबर 7। ये देखें आप, तो ये बताइए x क्या दिखा रहा है? मोनोप्लॉडी दिखा रहा है ना, तो सिंगल सेट में कितना क्रोमोसोम आया? ये मोनोप्लॉडी दिखा रहा है, ये मोनोप्लॉडी दिखा रहा है। सिंगल सेट में 7 क्रोमोसोम है। एक बार बताइए, क्रोमोसोम 6 सेट में है, 1 2 3 4 5 6, और टोटल 42 क्रोमोसोम है, तो एक सेट में कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। तो मोनोप्लॉडी क्या आया? 7 आया। लेकिन हैप्लॉडी बताइए कितना आएगा? हैप्लॉडी मतलब आधा क्रोमोसोम, तो 42 का आधा कितना? 21, तो n बराबर कितना है? 21 आया ना। तो आप देखिए, तो यहाँ पे n बराबर आया 21, n बराबर 21, ये आप देखें
ये, तो ये क्या है 21 क्या है यहाँ पे, 21 क्या है, 21 दिखा रहा है यहाँ पे हैप्लॉइडी। तो आप ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 सेट है, एक सेट में 7 क्रोमोसोम दिखा दीजिए। 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। तो बताइए 1 2 3 4 5 6, 6 सेट है और एक सेट में 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रोमोसोम है। तो टोटल क्या है, टोटल यहाँ पे 6x इक्वल टू 42 है। तो ये बताइए यहाँ पे ये क्या है, ये एक सेट हो गया, एक सेट, और एक सेट में आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। तो x बराबर 7, x क्या है मोनोप्लॉडी। और हैप्लॉडी क्या होता बेटा, हैप्लॉडी मतलब आधा, 42 का आधा। ये देखिए ये आधा ये हुआ ना, आधा ये था आधा ये था, तो ये कितना आया n बराबर 21। तो दोनों में डिफरेंट है बेटा, वो था डिफरेंट क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ पे क्या था, ये पॉलीप्लॉइड था ना, हेक्साप्लॉइड हमने लिया था, ये पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल है, पॉलीप्लॉइड है। तो पॉलीप्लॉइड में आपको हेक्साप्लॉइड मतलब 2 से अधिक सेट, 6 सेट है यहाँ पे, पॉलीप्लॉइड का मतलब 2 से अधिक सेट हो, तो पॉलीप्लॉइड हमने लिया। तो पॉलीप्लॉइड में दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो गए, लेकिन यहां पे हम कोई डिप्लॉयड ले लें, दूसरा एग्जांपल हम ले लें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2n इक्वल टू 10 है, मान लीजिए 2n इक्वल टू 10 है। तो बताइए बेटा n बराबर कितना होगा, 5 होगा। तो बेटा x बराबर भी क्या होगा, 5 ही तो होगा। आप करके देख लो, 2n का मतलब क्रोमोसोम 2 सेट में है, 1 2, 10 है तो एक सेट में कितना, 5 है। तो आप देखिए 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो हमने दिखा दिया 2n इक्वल टू 10, एक सेट में 5, दूसरे सेट में भी 5। तो बताइए जरा, ये एक सेट हमने ले लिया, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइडी। x बराबर कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 ले लो। और हैप्लॉइडी क्या है, हाफ द क्रोमोसोम नंबर। तो 10 का आधा कितना, यहाँ पे कितना आया, n कितना आया, n भी तो आया 5 ही आया ना। तो बोथ आर सेम, दोनों का वैल्यू सेम आया। तो इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल बोथ हैप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी, सॉरी बोथ हैप्लॉइडी एंड मोनोप्लॉइडी आर सेम, दोनों का वैल्यू सेम आया। बट इन पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल्स बोथ मोनोप्लॉइडी एंड हैप्लॉइडी आर डिफरेंट। देखिए दोनों का वैल्यू अलग आया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछेगा इन वेट x बराबर कितना 7, n बराबर कितना 21। तो हैप्लॉइड क्या था, हाफ द क्रोमोसोम नंबर, या क्रोमोसोम नंबर इक्वल टू द गैमेट्स। गैमेट्स भी इतना क्रोमोसोम होता है, वही हैप्लॉइड में होता है ना, n जो होता है। मोनोप्लॉइडी का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। तो यहां पे हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बता दें आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स का क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, जो हैप्लॉइड्स होते हैं, हैप्लॉइड्स का बहुत ही जबरदस्त, ध्यान देना, हैप्लॉइड्स का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ग्रेटर सिग्निफिकेंस है, बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस है। तो आप देखिए कैसे, पहला पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइंस, दूसरा हैप्लॉइड्स आर excellent material for mutation
detection because any mutation whether dominant or recessive, any mutation whether dominant or recessive can express easily because haploids contain only single allele, एक ही एलील होता है। तो दोनों का मतलब हम आपको समझा रहे हैं, दोनों पॉइंट का ना। हैप्लॉइड का बड़ा सिग्निफिकेंस है यार, बड़ा जबरदस्ती यूज है। हैप्लॉइड का मतलब पहला यूज है प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइंस। तो एक बार बताइए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था आपने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते थे हम। गैमेट में कितना एलील होता है? एक ही होता है ना। पेरेंट में एक कैरेक्टर के दो एलील थे क्योंकि वो डिप्लॉयड था, और गैमेट जो होता है उसमें सिर्फ एक ही एलील होता है क्योंकि मियोसिस से बनता है। तो जब एक ही एलील होगा, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, तो जो प्लांट हैप्लॉइड होते होंगे, ध्यान देना, जो प्लांट हैप्लॉइड्स होते होंगे उनमें सिर्फ एक ही एलील है, तो या तो कैपिटल टी है या तो स्मॉल टी है, तो ये प्योर ही तो बनेगा। अगर पेरेंट होता, पेरेंट में दो एलील होते हैं, तो पेरेंट ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये तो प्योर है। लेकिन अगर ये वाला पेरेंट होता तब ये तो हाइब्रिड हो जाता, ये तो हाइब्रिड हो जाता। तो हैप्लॉइड में सिर्फ एक ही एलील है, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, तो कभी वो हाइब्रिड हो ही नहीं सकता। हाइब्रिड मतलब जिसमें दो एलील होते हैं यार, दोनों पेरेंट के होते हैं ना, कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। तो हैप्लॉइड जो होता है उसमें एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आपको एक्सप्रेस होंगे, या तो कैपिटल टी वाला या तो स्मॉल टी वाला, क्योंकि एक ही एलील है ना, तो हमेशा वो प्योर ही होगा, हाइब्रिड कभी हो ही नहीं सकता। ये आप देखिए ना, एक ही एलील है, या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, तो ये प्योर होगा, ये भी प्योर होगा, कभी हाइब्रिड हो ही नहीं सकता। हाइब्रिड तब होता है जब दो एलील होता और दोनों अलग अलग होते, तब हाइब्रिड होता। अब आप देखें दूसरा केस, हैप्लॉइड्स आर एक्सेलेंट मटेरियल फॉर म्यूटेशन डिटेक्शन। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड में एक ही एलील है, ध्यान देना, एक ही एलील है, तो कोई सा भी म्यूटेशन हो, चाहे डोमिनेंट म्यूटेशन हो या रिसेसिव म्यूटेशन हो, उसको एक्सप्रेस करना ही करना है क्योंकि उसके पास एक ही एलील है। अच्छा, डोमिनेंट म्यूटेशन का मतलब क्या है? डोमिनेंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है जो डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के पास एलील रिसेसिव था तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, किसी के पास स्मॉल टी है, वो रिसेसिव पड़ा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसी एलील में, उसी स्मॉल टी वाले में म्यूटेशन हो गया, स्मॉल टी चेंज होके कैपिटल टी हो गया, अब वो एक्सप्रेस कर गया। इसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट म्यूटेशन बोलेंगे। डोमिनेंट म्यूटेशन का मतलब जो रिसेसिव एलील को चेंज करके डोमिनेंट बना दिया। दूसरा है रिसेसिव म्यूटेशन। रिसेसिव म्यूटेशन का मतलब है जैसे कैपिटल टी था, एक्सप्रेस करना था उसको, लेकिन वो म्यूटेट कर गया, म्यूटेशन से बन गया स्मॉल टी, अब वो थोड़ी ना एक्सप्रेस करेगा, तो इसको बोलता है रिसेसिव म्यूटेशन। तो बताइए, हमने बोला था डोमिनेंट कैरेक्टर से रिसेसिव कैरेक्टर कैसे बना था? म्यूटेशन से ही तो बना था। एक्सप्लेनेशन या बेसिस ऑफ डोमिनेंस में हमने बताया था कि डोमिनेंस से रिसेसिव कैसे इवॉल्व हुआ था, म्यूटेशन से इवॉल्व हुआ था ना। तो चाहे वो डोमिनेंट म्यूटेशन हो या रिसेसिव म्यूटेशन हो, उसको एक्सप्रेस करना ही करना है क्योंकि हैप्लॉइड के पास सिर्फ एक ही एलील है। आप देखें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। ये जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं सेकंड वाले पॉइंट के लिए। जैसे आप देखिए, ये हम पहला पॉइंट हटा दे रहे हैं सेकंड वाले को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मान लीजिए डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें आप देखें, इसमें ये क्रोमोसोम दिखा दिए, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे बैठा है कैपिटल टी बैठा हुआ है, ठीक है। और तो एक चीज ये बताइए, कैपिटल टी है, एक किस्म आपको और दिखा दे रहे हैं, स्मॉल टी है, एक केस ये हम दिखा दिए आपको, एक केस और भी है,
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो एलील है क्योंकि ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ये बताइए इस प्लांट को क्या बनना है, इस प्लांट को बनना है टॉल, इस प्लांट को बनना है ड्वार्फ, इस प्लांट को बनना है टॉल, ठीक है। तो आप बताइए जरा, मान लीजिए ये दोनों एलील डोमिनेंट है, किसी एक एलील में रिसेसिव म्यूटेशन हो गया, रिसेसिव म्यूटेशन, रिसेसिव म्यूटेशन मतलब जो कैपिटल टी था, कैपिटल टी हो गया स्मॉल टी। अब बताइए बेटा, म्यूटेशन हो गया ना, अब बताइए क्या ये प्लांट डॉर्फ हो जाएगा क्या? ना, पहले भी टॉल होना था, बनना था, और अब भी ये क्या रहेगा? टॉल ही रहेगा। म्यूटेशन हुआ, कोई फर्क पड़ा? पता चला आपको क्या? नहीं पता चला। म्यूटेशन के पहले भी इसको टॉल बनना था, म्यूटेशन के बाद भी ये क्या रह गया? टॉल रह गया। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि दो एलील थे, रिसेसिव एलील कैपिटल डोमिनेंट एलील की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, डोमिनेंट एलील उसको एक्सप्रेस करने ही नहीं दिया, तो म्यूटेशन होने के बाद भी वो टॉल का टॉल ही रह गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, दूसरे केस में देखिए, जैसे मान लीजिए स्मॉल टी है, इसको डॉर्फ बनना है, इस प्लांट को डॉर्फ बनना है, लेकिन किसी एक में म्यूटेशन हो गया, अब ये क्या हो गया? अब ये टॉल बन गया, ठीक है, यहां आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब ये बताइए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको टॉल बनना है, इस स्मॉल टी में डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया, ये कैपिटल टी बन गया, पता चलेगा क्या? कहां पता चलेगा यार? पहले भी टॉल बनना था, अब भी टॉल बन रहा है, लेकिन क्यों नहीं पता चला? क्योंकि ये डिप्लॉयड था, दो एलील था। लेकिन बेटा हैप्लॉयड के केस में ऐसा नहीं है, हैप्लॉयड के केस में ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा तो excellent material for mutation detection, because any mutation whether dominant or recessive can express, ध्यान देना, can express, यहां पे लिख लो always, always लिखना जरूरी है, यहां पे हमेशा वो एक्सप्रेस करेगा यार। डिप्लॉयड वाले में कभी पता चल पाएगा, कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि दो एलील है। हैप्लॉयड में ऑलवेज एक्सप्रेस। बताइए, जैसे मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम है, हैप्लॉयड वाले में एक ही सेट में होगा ना, तो यहाँ पे कैपिटल टी है, ठीक है। बताइए इस प्लांट को क्या बनना था? टॉल बनना था, लेकिन जिसका जो टाइप कैपिटल टी था उसको टॉल बनना था, लेकिन पता ये चला कि ये प्लांट ड्वार्फ हो गया। ये ड्वार्फ कैसे हो गया होगा? तुरंत आपके माइंड में स्ट्रक किया होगा ये बात कि कहीं ना कहीं एक ही एलील था, कैपिटल टी था, डोमिनेंट एलील था, उसमें रिसेसिव म्यूटेशन हो गया होगा, और रिसेसिव म्यूटेशन से जो कैपिटल टी था वो क्या हो गया? स्मॉल टी हो गया। तो तुरंत आप समझ गए कि इसमें कैसा म्यूटेशन था, इसमें रिसेसिव म्यूटेशन हो गया होगा ना, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, पता चल जाएगा। अब ऐसे ही बताइए, जैसे ये कोई प्लांट है, ये स्मॉल टी है, इसको बनना क्या है? इसको बनना है ड्वार्फ बनना है, लेकिन पता ये चला कि ये ड्वार्फ बनने की बजाय ये टॉल बन गया। अब तुरंत आपके माइंड में आया होगा कहीं ना कहीं इसमें डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ होगा, जिससे स्मॉल टी क्या बन गया? कैपिटल टी बन गया। तो पता चल गया ना कि म्यूटेशन डिटेक्शन आपको डिटेक्ट आपने कर दिया कि म्यूटेशन हुआ होगा इसमें। यह सिग्निफिकेंस था हैप्लॉयड का। आगे हम बात करते हैं, हैप्लॉयडी मोनोप्लॉयडी हो गया, आगे है पॉलीप्लॉयडी। पॉलीप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी का मतलब क्या है? डिप्लॉयडी मतलब, हैप्लॉयडी मतलब एक सेट में क्रोमोसोम है, डिप्लॉयडी मतलब दो सेट में है, पॉलीप्लॉयडी मतलब दो से अधिक सेट में है। प्रेजेंस ऑफ more than two sets of chromosomes, क्रोमोसोम दो से अधिक सेट में मौजूद है। ध्यान देना, क्रोमोसोम दो से अधिक सेट में मौजूद है, इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉयडी। 4 सेट है तो टेट्राप्लॉयडी, 6 सेट है तो हेक्साप्लॉयडी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉयडी। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और याद रखना इंपॉर्टेंट है, पॉलीप्लॉयडी इज मोर कॉमन इन प्लांट्स देन द एनिमल्स। बताएंगे तो पॉलीप्लॉयडी क्यों होता है? इट अकर्स, पॉलीप्लॉयडी अकर्स
ड्यू टू फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ना पढ़ा है आपने सेल वाले चैप्टर में, साइटोलॉजी में पढ़ा है, सेल डिवीजन सेल साइकिल में। इट अकर्स ड्यू टू फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द telophage of karyokinesis। तो जैसे आपको पता है कि सबसे पहले जब सेल डिवीजन होता है पढ़ते वक्त, तो एक होता है कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है। टीलोफेज के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होना होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना होता है। तो एक बात ये बताइए, जब जैसे इंटरफेज आता है, एम फेज आता है। इंटरफेज में G1 G2, एस फेज में डीएनए जो होता है ना वो डबल हो गया था, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया था, डुप्लीकेट हो गया था उसका। और इधर क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, ध्यान देना, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस भी बन गए, साइटोप्लाज्म भी डबल है, न्यूक्लियस भी डबल है, और साइटोकाइनेसिस होके ना हाफ होना था, दो सेल बनना था। लेकिन कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, टीलोफेज तक डिवीजन नॉर्मल रहा, आगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो ही नहीं पाया, साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं पाया, जिससे दोनों के दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में रह गए। तो उसको उसी की वजह से होता है पॉलीप्लॉइडी। आपने सेल वाले चैप्टर में सेल डिवीजन में पढ़ा था कि कभी कभी कैरियोकाइनेसिस नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्टिंग इन मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस। एग्जांपल पढ़ा था आपने लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, याद होगा सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो वही तो केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी हो जाता है उसकी वजह से, यही इसका एक रीजन है। और ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये ज्यादा कॉमन है, ध्यान देना, मोर कॉमन, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन प्लांट्स, मोर कॉमन इन प्लांट्स एंड रेयर इन एनिमल्स, रेयर इन एनिमल्स बिकॉज polyploid animals become sterile। तो ध्यान देना, बिकॉज पॉलीप्लॉइड एनिमल्स बिकम स्टेराइल। तो पॉलीप्लॉइडी प्लांट में बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, प्लांट में बहुत कॉमन है। एनिमल्स आपको बहुत ही कम दिखेंगे, रेयर होंगे जो पॉलीप्लॉइड होंगे, वो मतलब स्टेराइल हो जाते हैं। तो ऑफस्प्रिंग ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो नंबर कैसे बढ़ेगा? वो कुछ मतलब उसमें जो पॉलीप्लॉइड एनिमल्स होते हैं ना, उसमें क्रोमोसोमल इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से, प्रॉपर पेयरिंग ना होने की वजह से, जैसे आपने पढ़ा है सेल डिवीजन, तो साइनेप्सिस होता है ना, पेयरिंग होता है, तो पेयरिंग ना होने की वजह से प्रॉपर वो स्टेराइल हो जाते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी जो है बेटा, पॉलीप्लॉइडी में एक है, हम दो ले लेते हैं यहाँ पे। पॉलीप्लॉइडी में जैसे हम बता दें आपको, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो मतलब सेम चीज वही कई सेट में है। सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मोर देन टू सेट्स, ये मैनी सेट्स, दो से अधिक सेट में मौजूद है ना। तो आप देखेंगे यहां पे एक ही टाइप का सिंगल टाइप ऑफ जीनोम रहेगा, एक ही टाइप का यहाँ पे आपको जीनोम मिलेगा। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए ए, ये आप देखिए ना, ए को 4 बार, मतलब 4 का मतलब ये ऐसे 4 सेट है, ये 1 2 3 4 सेट में ए ही रहेगा। जैसे ये आप देखिए, ये जैसे हमने पहले सेट में 4 क्रोमोसोम, दूसरे सेट में भी 4 क्रोमोसोम, तीसरे सेट में भी 4 क्रोमोसोम,
चौथे सेट में भी 4 क्रोमोसोम, तो टोटल 16 क्रोमोसोम है, लेकिन एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, अलग अलग टाइप का क्रोमोसोम नहीं, एक ही टाइप का। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटो टेट्राप्लॉइड है ये, ध्यान देना। ये 4 सेट है ना, तो इसको हम बोलेंगे ऑटो टेट्रापॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, या फिर सीधे हम बोल सकते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड। 4 सेट है तो पॉलीप्लॉइड होगा ही ना, तो ऑटो टेट्राप्लॉइड या ऑटो टेट्रापॉलीप्लॉइड। ये इसको अगर हम ऐसे दिखा दें, 2 सेट और बढ़ा दें ये, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो हेक्साप्लॉइड या हेक्सा पॉलीप्लॉइड, ये ऑटो हेक्साप्लॉइड या ऑटो हेक्सा पॉलीप्लॉइड बोल देंगे इसको हम। 6 सेट हो गया। सेम टाइप ऑफ जीनोम है, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम कई सेट में है ना। तो प्लांट में जब होता है तो प्लांट के लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल हो जाता है। अगर वो आप सोचो ना, इससे प्लांट का फायदा क्या होता होगा। अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टर पॉलीजेनिक है, ध्यान देना, पॉलीजेनिक जिसमें कई सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं कैरेक्टर को कंट्रोल करने में, पॉलीजेनिक है क्योंकि क्रोमोसोम कई सेट में है, तो उस पर्टिकुलर जीन के भी कई सारे कॉपी होंगे। तो डोमिनेंट जीन अगर कई सारा होगा तो वो कैरेक्टर भी क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्रेस करेगा। तो पॉलीजेनिक कैरेक्टर का फायदा हो सकता है यहाँ पे, अगर क्रोमोसोम कई सेट में है तब ना। ऑटो पॉलीप्लॉइड के केस में पॉलीजेनिक कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्रेस करेगा। एलो पॉलीप्लॉइड है, एलो मीन्स डिफरेंट, तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मैनी सेट्स, कई सेट में। तो यहां पे आप देखेंगे ना, डिफरेंट जीनोम होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोम। यहां पे आपको अलग अलग टाइप का जीनोम मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोम। यहां पे आपको अलग अलग टाइप का जीनोम मिलने वाला है, अभी हम बता रहे हैं ये है। तो हम 2 एग्जांपल यहां पे लेंगे, फिर ये म्यूटेशन खत्म करेंगे। देखें आप, जैसे जो येलो पॉलीप्लॉइड है, हम 2 टाइप का बता देते हैं आपको, 2 टाइप्स। यहां पे हम 2 टाइप आपको बता देते हैं। एक है येलो टेट्राप्लॉइड या येलो टेट्रापॉलीप्लॉइड, और दूसरा है येलो हेक्साप्लॉइड या हेक्सापॉलीप्लॉइड। ये 2 टाइप का हम बता देते हैं। तो देखिए, येलो टेट्राप्लॉइड या टेट्रापॉलीप्लॉइड, बात एक ही है। तो बेटा इसका आप देखिएगा, इसमें जैसे मान लीजिए, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हम बताएंगे आपको। उससे पहले आप देखिए जरा, एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई है, स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है, ये पेरेंट है, पेरेंट जनरेशन है, ठीक है, ये पेरेंट जनरेशन है। इसमें हम कोई कैरेक्टर ले रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर हम ले लिए, तो ए बी, ये हम जीनोटाइप दिखा दिए। जैसे हम दिखाते नहीं थे, मटर में दिखाते थे कैपिटल टी, स्मॉल टी, वैसे हम दिखाते थे। तो यहाँ पे ना हम दिखा दिए कैपिटल ए, कैपिटल बी। 2 अलग अलग कैरेक्टर हमने ले लिए, 2 अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग कैरेक्टर हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो आप देखिए, इससे गैमेट क्या बनेगा, ए बनेगा, इससे गैमेट क्या बनेगा, बी बनेगा। ये गैमेट्स है, गैमेट्स, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे 2 अलग अलग प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिया गया, सुना है आपने, 2 अलग अलग प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिया गया। तो आप देखिए, स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है, इसका गैमेट ले लिया गया, पॉलन ग्रेन ले लिया गया, पॉलिनेशन करा दिया। यार कैसे आप करोगे ना, पॉलिनेशन आप करा दो दोनों के बीच में, तो पॉलन ग्रेन में गैमेट तो होता ही है ना। तो ये बताइए, पॉलिनेशन आप करा दिए, तो ये F1 जो जनरेशन बनेगा ना,
वो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा। F1 हाइब्रिड बना। अब ये बना F1 हाइब्रिड। अब बेटा आपको याद होगा आपने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक फैमिली आपने पढ़ा था लिलिएसी फैमिली। आपको याद है आपने एक फैमिली पढ़ा था लिलिएसी फैमिली। तो बताइए जरा, लिलिएसी फैमिली जो होता है उसमें एक केमिकल आपने पढ़ा था कॉल्चिसिन, याद है क्या? एक केमिकल होता है कॉल्चिसिन, तो वो क्रोमोसोम नंबर डबल कर देता है। तो बताइए यहां पे हमने दे दिया कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट कर दिया, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट हमने कर दिया, ठीक है। अब बताइए यहां पे क्या हो गया, AABB क्या बन गया, ये 4 सेट हो गया ना। और क्योंकि एक अलग है बी अलग है तो एल्लो टेट्राप्लॉइड बोलेंगे। अगर चारों ए होता है तो ऑटो बोलते हैं ना। तो ये बन गया एल्लो टेट्रा पॉलीप्लॉइड या एल्लो टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड ये बन गया। मतलब ए बी 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 ये बी 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 ये ना, ऐसे 4 सेट बन गया। तो इसको बोलेंगे एल्लो टेट्राप्लॉइड। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि एल्लो टेट्राप्लॉइड हम कैसे बनाते हैं तो आंसर क्या होगा, एल्लो टेट्राप्लॉइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रोमोसोम डबलिंग। ये जो कॉल्चिसिन होता है, कॉल्चिसिन क्या करता है, कॉल्चिसिन करा देता है क्रोमोसोम का डबलिंग। तो एल्लो टेट्राप्लॉइड कैसे बनेंगे, एल्लो आप नोट कर लो, हम लिखाएंगे नहीं, आप लिख लो। एल्लो टेट्राप्लॉइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रोमोसोम डबलिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। जो F1 हाइब्रिड है उसका क्रोमोसोम आपने क्या किया, डबल कर दिया है कॉल्चिसिन देके। एल्लो टेट्राप्लॉइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रोमोसोम डबलिंग ऑफ F1 hybrids obtained from the cross between 2 different species। 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा, F1 हाइब्रिड मिला और F1 हाइब्रिड का क्रोमोसोम डबल कर दिया कॉल्चिसिन देके, तो आपको क्या मिल गया, एल्लो टेट्राप्लॉइड्स। एल्लो टेट्राप्लॉइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्रोमोसोम डबलिंग ऑफ F1 हाइब्रिड बाय कॉल्चिसिन obtained from 2 different species, obtained from cross between 2 different species। तो आपको मिल गया एल्लो टेट्राप्लॉइड। और ये जो एल्लो टेट्राप्लॉइड है इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। एग्जांपल है इसका रेफानोब्रेसिका। रेफानोब्रेसिका तो क्या है आप समझिएगा, यहाँ पे पेरेंट है रेफनस सटाइवस, इसका क्रॉस करा दिया ब्रेसिका ओलेरेसिया से, ठीक है। रेफनस सटाइवस और ब्रेसिका ओलेरेसिया। रेफनस सटाइवस होता है मूली होता है, रेडिस होता है, और ब्रेसिका ओलेरेसिया यहाँ पे कैबेज हो गया। कैबेज आप खाते हो ना, कैबेज हो गया, ये कैबेज हो गया। तो आप देखेंगे बेटा इसको हमने सिंबल दे दिया ए से दिखा दिया, ठीक है। इसको हम बी से दिखा दिए, बी, इसके लिए सिंबल हम ले लिए बी, समझने के लिए हमने ले लिया, आप कुछ सा भी कोई सा भी ले लो। तो इसमें पता है इसमें 2n = 18 क्रोमोसोम होता है, इसमें भी 2n = 18 क्रोमोसोम होता है। तो ये बताइए जब इससे गैमेट्स बनेंगे, इससे जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट में क्या आएगा, n बराबर 9 आएगा। मतलब a वाले से कितना आ गया, a वाले से आ गया 9, a बराबर 9 क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। तो यहां से जो गैमेट बना उसमें 9 क्रोमोसोम था, 2 था। जैसे कैपिटल टी अगर है तो गैमेट तो एक ही टी लेंगे ना, इस एक ही टी दिखाएंगे। तो वैसे यहाँ पे 2 कैपिटल में से हमने एक ही दिखाया। और ऐसे यहाँ पे देखिए कैपिटल भी लिए थे तो यहाँ पे हम एक भी दिखा देंगे क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड है। तो आधा यहाँ भी 18 में से कितना 9 क्रोमोसोम आया। अब दोनों का फ्यूजन करा दो, ए बी, ये F1 जनरेशन बना, ए बी कितना आ गया 9 + 9 मतलब 18 क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया। तो ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। अब इसको आपने क्या दे दिया, कॉल्चिसिन दे दिया, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट कर दिया और ये
ये बन गया AABB, येलो टेट्राप्लॉइड बन गया। और इस येलो टेट्राप्लॉइड का नाम था बेटा रैफानोब्रेसिका। रैफानोब्रेसिका, इस येलो टेट्राप्लॉइड प्लांट का नाम था रैफानोब्रेसिका। ये तो 4 सेट में क्रोमोसोम था और अलग अलग था ना, रैफानोब्रेसिका इसका नाम था। ये तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऐसे इस तरीके से एक सेट हो गया, ये ऐसे आप देखेंगे ये दूसरा सेट, ये ऐसे देखेंगे ना इस तरीके से आप देखिए। तो अलग अलग क्रोमोसोम 4 सेट में है, तो येलो टेट्राप्लॉइड हो गया ना। ये इसको हम ऐसे दिखा दिए, ये तो ए का 2 सेट हो गया, बी का 2 सेट हो गया, तो ऐसे इस तरीके से इसको हम ऐसे दिखा दिए ना। तो इसको बोलते हैं रैफानोब्रेसिका। रैफानोब्रेसिका बनाया किसने था, ये जो रैफानोब्रेसिका है लिख लेना, मेड बाय कार्पचेंको। रैफानोब्रेसिका को कार्पचेंको ने बनाया था। इस प्लांट की खासियत जानते हो रैफानोब्रेसिका का, एक ही प्लांट में मूली भी लगेगा और कैबेज भी लगेगा, दोनों लगेगा। एक ही प्लांट में मूली और कैबेज दोनों लगता था भाई साहब। रैफानोब्रेसिका एक ही प्लांट में मूली, रेडिश और कैबेज दोनों लगता था एक ही प्लांट में। लेकिन पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो गया ना, कि जो मूली था वो जमीन के ऊपर आ गया, कैबेज जमीन के अंदर चला गया, कुछ सिस्टम गड़बड़ा गया उसमें। मूली जमीन के ऊपर, कैबेज जमीन के अंदर, वो भी बहुत ही डीजनरेट टाइप का, बहुत ही स्मॉल कैबेज, और मूली भी एकदम थ्रेड लाइक। तो इकोनॉमिकली वो बेनिफिशियल नहीं था, वो इतना अच्छा नहीं हुआ, फेल हो गया मामला। लेकिन एक रास्ता तो बता दिया कि ऐसे अगर और काम किया जाएगा तो आगे बढ़ेगा मामला। तो जो रैफानोब्रेसिका था, याद रखना ये सेक्सुअल हाइब्रिड था। आपको नोट करना है, रैफानोब्रेसिका जो था वो सेक्सुअल हाइब्रिड है, सेक्सुअल हाइब्रिड। और एक चैप्टर आप पढ़ोगे स्ट्रेटजी वाला, पढ़ोगे या जो पढ़ लिया है या पढ़ोगे, जो भी है आपने पढ़ा भी होगा, तो एक चैप्टर रहेगा स्ट्रेटजी वाला, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे बोमैटो, पोमैटो। तो वो बेटा वो सोमैटिक हाइब्रिड है और रैफानोब्रेसिका सेक्सुअल हाइब्रिड है, ये ध्यान देना। पॉलीप्लॉइडी का एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे ट्रिटिकेल का नाम सुना होगा आपने। जैसे रैफानोब्रेसिका लिया, ऐसे हमने ले लिया ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल में आप देखेंगे ये क्या है, ये बेटा होता है येलो हेक्साप्लॉइड, ये येलो हेक्सा पॉलीप्लॉइड है ट्रिटिकेल। ये कैसे बने हम आपको बता दें, ट्रिटिकम ड्यूरम और सिकल सीरेल, ये राई होता है, राई, और एक टाइप का वीट होता है, गेहूं जैसा होता है ना, गेहूं, उस टाइप का ये ट्रिटिकम ड्यूरम है। तो आप देखेंगे बेटा, तो ये ना ये डिप्लॉइड है और ये टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड। इसमें क्रोमोसोम 2 सेट में है, इसमें क्रोमोसोम 4 सेट में है, ऐसे ना 4 सेट में है। तो एक डिप्लॉइड है, एक टेट्राप्लॉइड है। अब बताइए इससे गैमेट क्या आएगा, ए बनेगा, इससे गैमेट क्या बनेगा, बी और डी। ये गैमेट्स है, गैमेट्स का फ्यूजन कराओ, ए बी डी, ये F1 जनरेशन बना। और F1 का आप क्या दे दो, कॉलचिसिन दे के क्रोमोसोम डबल करा दो, कॉलचिसिन दे दिए। तो अब बताइए ए बी बी डी डी, ये क्या बन गया, येलो हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड बन गया ये। तो क्रोमोसोम 6 सेट में आ गया ना। तो ट्रिटिकम से ये बन गया ट्रिटी केल, ये आ गया केल, ट्रिटिकेल, राई और वीट से बना ना, येलो हेक्साप्लॉइड था ये। तो इसका मतलब यही है, 1 2 3 4 5 6 सेट में क्रोमोसोम है। ए का एक सेट,
ए का एक सेट, ये ऐसे 2 सेट ए का हो गया, 2 सेट बी का हो गया, डी का भी 2 सेट, ऐसे ना 6 सेट हो गया येलो हेक्साप्लॉइड। तो ये अलग अलग टाइप्स का म्यूटेशंस था जो हम आपको बता चुके हैं। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, जैसे कुछ चीजें हम आपको बता दें, और एक शब्द यूज होता है सोमैटिक म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन, और एक टर्म यूज होता है जर्मिनल म्यूटेशन। तो देखिएगा, सोमैटिक म्यूटेशन का मतलब होता है जो अफेक्ट करे, अफेक्ट जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स को अफेक्ट करता है। ध्यान देना, जो जर्म सेल्स को अफेक्ट करता है वो सोमैटिक म्यूटेशन होता है। अफेक्ट जर्म, सॉरी एक मिनट, सॉरी उल्टा हम बोल दिए ना, हमको लगा पहले हम जर्मिनल लिखे हैं, सॉरी। अफेक्ट सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक म्यूटेशन जो होता है वो सोमैटिक सेल्स को अफेक्ट करता है। वो टेस्टिस है, ओवरी है, इनके सेल्स को अफेक्ट नहीं करेगा, गैमेट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, वो सोमैटिक सेल्स को अफेक्ट करेगा। ये नॉट इनहेरिटेड, ये नॉन इनहेरिटेबल है, ये अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ध्यान देना, नॉन इनहेरिटेबल, ये ट्रांसफर नहीं होगा। इसका नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इसका कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे ही इंडिविजुअल का डेथ हुआ ये खत्म हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं। आगे तब बढ़ता यार जब वो बेबी प्रोड्यूस करता ना, और बेबी प्रोड्यूस करेगा तो जर्म सेल जाएगा, सोमैटिक सेल थोड़ी ना जाएगा। तो इंडिविजुअल के डेथ के साथ में ये सोमैटिक म्यूटेशन भी खत्म हो जाता है। दूसरा है जर्मिनल म्यूटेशन। जो जर्मिनल म्यूटेशन होता है अफेक्ट जर्म सेल्स, जर्म सेल्स, ये गैमेट्स को अफेक्ट करेगा। ध्यान देना, ये गैमेट्स को अफेक्ट करेगा। गैमेट्स में वो बदलाव, वो चेंज चला जाएगा, जेनेटिक चेंज, ये गैमेटिक म्यूटेशन है। जर्मिनल म्यूटेशन को ना एक तरीके से हम गैमेटिक म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, जो गैमेट्स में होता है, टेस्टिस और ओवरी के सेल्स में हुआ तो जाहिर सी बात है जर्म सेल अफेक्ट हो गए तो ये भी हुआ। तो ये इनहेरिटेबल है, इनहेरिटेबल। और ये क्या था, ये पहला वाला था नॉन इनहेरिटेबल, ये अगले जनरेशन में नहीं जाता था, ये अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेबल है। और इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस, ये अगले जनरेशन में जा रहा है और म्यूटेशन है, बदलाव है, तो जाहिर सी बात है चेंज तो लाएगा ही लाएगा। इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। ये इंडिविजुअल के डेथ के साथ में खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल मरा, लेकिन भाई साहब अगर वो रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव किया है तो बेबी तो प्रोड्यूस कर दिया ना, तो उस म्यूटेशन को बेबी में ट्रांसफर कर दिया, बेबी से उसके बेबी में ट्रांसफर हो गया, बच्चे में हो गया। तो अगर जर्मिनल म्यूटेशन जिस पर्सन में हुआ है और अगर वो पर्सन रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव किया है तो वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर कर देगा। ये ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि ये ट्रांसफर होता ही नहीं है, सोमैटिक सेल में हुआ है। अगर टर्म यूज हो डोमिनेंट म्यूटेशन, डोमिनेंट म्यूटेशन मतलब जो डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस करे, रिसेसिव म्यूटेशन मतलब जो रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस करे। एक टर्म यूज होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और एक टर्म यूज होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो क्या मतलब है समझिए। स्पॉन्टेनियस मतलब ये होता है अकर्स नेचुरली, ये नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन है, अपने आप हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी वेरी लो, वेरी लो, इसका जो फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। मतलब आप देखेंगे 1000 में या लाख में एक म्यूटेशन होगा,
आप देखेंगे ना इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब लाखों में अगर कोई म्यूटेशन होता है ना, लाख म्यूटेशन हुआ तो उसमें एक आधा म्यूटेशन होगा जो स्पॉन्टेनियस है, बाकी सब इंड्यूस्ड होते हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब है जो म्यूटेशन आर्टिफिशियली कराया गया, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इन लैब में कराया गया बाय एक्सपोजर ऑफ म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स जो म्यूटेशन इंड्यूस करा देना उसको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। और म्यूटाजेंस जो होते हैं ये केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। कोई केमिकल दे के म्यूटेशन करा दो, या रेडिएशन दे दो, लाइट दे दो, यूवी रेडिएशन दे दो, एक्सरे दे दो, तो म्यूटेशन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये बहुत ही कॉमन है, ये कराया जाता है। स्पॉन्टेनियस का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत कम है। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम आगे बात करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। आगे हम लोग बात करेंगे म्यूटाजेंस के बारे में ना, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।